आपका फेलर स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, हम जीएस के 30 प्रश्न देखेंगे और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। ये जो प्रश्न हैं आपके यूपी पैट जो परीक्षा 15-16 अक्टूबर को होने वाली है उसके लिए, यूपी सुपर टेट, यूपी टेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न देखो, बिंदुसार किसका पुत्र था? अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी। तो आप इसके बिंदुसार बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 298 बीसी। कब की थी? 298 बीसी में इसकी स्थापना की थी। और सबसे प्रतापी शासक हुआ इसका अशोक, जो गद्दी पे बैठा 269 ईसा पूर्व में और 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध होने के साथ ही इसने युद्धपात की नीति छोड़ के धम्मपात की नीति अपना ली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं किसकी? सिख धर्म की, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की और मुस्लिम धर्म की। तो किसकी हैं? ये है तुम्हारी बौद्ध धर्म की। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक होते हैं। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखो, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? गोपाल, बिबियन नाथन, धर्मपाल और भास्करण। तो कौन थे? गोपाल थे, जो ये बिहार में प्रचलित था, ये जो राजवंश था। और इन गोपाल ने शासन किया 750 से 770 ईसा पूर्व तक। 750 से 770, ठीक है, 770। और ये किस वंश से संबंधित थे? मतलब ये किस का फॉलो करते थे? ये बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चौथा देखो, क्या कह रहा है? भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? खिलजी राजवंश, गुलाम राजवंश, लोधी राजवंश और तुगलक राजवंश। तो पहला था गुलाम राजवंश, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। वो यहाँ छोड़ के गया था और ये गद्दी पे बैठा। इसका गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इसकी बेटी हुई इल्तुतमिश की, कौन हुई? रजिया सुल्तान, जो गद्दी पर बैठी। ठीक है, तो ये इसका पहला राजवंश था तुम्हारा गुलाम राजवंश। अगला प्रश्न देखो, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से पुकारा जाता था? अष्टदिग्गज कहते थे, नवरत्न, अग्र हारम और अष्टप्रधान। तो इनके जो शिवाजी महाराज के जो मंत्रिपरिषद थी उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। नवरत्न अकबर के ज़माने में और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ज़माने में होते थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय फर्स्ट के ज़माने में होते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? प्रार्थना समाज एम.जी. रनाडे हैं, आत्मारंग पांडुरंग हैं, ज्योतिबा फुले हैं, आर.सी. भंडारकर हैं। तो आपको मालूम है एम.जी. रनाडे किसके? प्रार्थना समाज के संस्थापक माने जाते हैं। 1867 ने इनकी स्थापना करी थी। और ज्योतिबा फुले का एक समाज से ध्यान रखना, सत्य शोधक समाज, ये भी ध्यान रखना। और गुलाम गुरी इनकी पुस्तक है। अगला प्रश्न देखो, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ? तो 1925 में हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। अब इसका नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने बदलकर क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन। अगला प्रश्न देखो, अगला है सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? देखो, सुभाष चंद्र बोस ने अभिनव भारत, आज़ाद हिंद सेना, रिवॉल्यूशनरी आर्मी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो किसने किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। और 1939 का ही त्रिपुरी अधिवेशन में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से मतभेद होने के कारण उन्होंने उसकी त्यागपत्र दे दिया और एक नए ब्लॉक की किसकी पार्टी की स्थापना कर दी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, तो ये आईएनसी की स्थापना इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न देखो, वह कौन अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर ब्रिटिश क्राउन को सीधा स्थानांतरित कर दी? तो भारत शासन अधिनियम 1858 का है, 35 का है, 33 का है और 47 का है। तो भारत शासन अधिनियम 1858 का, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व समाप्त कर दिया और क्राउन का शासन इंडिया में लगा दिया गया। पहले जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब उसे वायसरॉय के पद से जाने लगा और पहला वायसरॉय हुआ कौन सा? लॉर्ड कैनिंग। अगला देखो, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल और चित्तरंजन दास। तो आपको मालूम है कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है, तो एक गया अधिवेशन हुआ था 26 दिसंबर 1922 को और उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास में भी मतभेद हो गया आईएनसी में और उन्होंने 1923 में, कब? 1923 में क्या बना ली? एक नई पार्टी की स्थापना कर ली, जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी ऑफ इंडिया। इसके संस्थापक सदस्य दो थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, आगे सुनो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है
भारत में सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, और पूरे विश्व की डाइवर्सिटी अगर कहा जाए तो भारत में है 8% और ब्राज़ील में लगभग 20% पाई जाती है। देखो कश्मीर की घाटी में फूलों की घाटी, शांत घाटी या सुरमा घाटी, तो शांत घाटी पाई जाती है उत्तराखंड में, तो ये पाई जाती है सबसे ज़्यादा जैव विविधता शांत घाटी केरल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री। तो देवप्रयाग में ये दोनों मिलकर क्या बन जाती हैं? संयुक्त धारा में गंगा कहलाती हैं। ठीक है, और गंगा तुम्हारा मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार के बाद में, और उत्तर प्रदेश में बिजनौर में जिला में प्रवेश करती है, बलिया से जाके निकल जाती है। अगला देखो, अगला है कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है? तो मंगल है, शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है। तो इन सारे ग्रहों में कितने ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या है 8, और 8 ग्रहों में ये शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। ठीक है, इसको पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन भी कहते हैं पृथ्वी की। ठीक है, बहन भी बोलते हैं, और ये चमकीला है और सबसे गर्म है। गर्म क्यों है? इस पर कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है उसका परसेंट है 98%। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर 0.03% है। ठीक है, वातावरण में उससे ही परेशान है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन इस पर कितनी है? 98%, इसलिए सबसे गर्म ग्रह है। और सबसे पास नज़दीक कौन है? बुध सबसे नज़दीक है शुक्र सूर्य के, लेकिन तब भी ये गर्म नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गर्म है। अगला प्रश्न देखो, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर है, विक्टोरिया है, हाइड्रोसॉयन है, इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी ताजे पानी की झील जो है लेक सुपीरियर है, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो जो तुम्हें कही जाए कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील है, और खारे पानी की चिल्का झील उड़ीसा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदई, दोदा बेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और अगर पूछे उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदई है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर। और दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है, 2637 मीटर। अगला प्रश्न देखो, क्या है? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था? अमर्त्य सेन, तुम्हारे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी है राज कृष्णा, R B राव और कौशिक बसु, ये सारे अर्थशास्त्री हैं। तो ये दी है तुम्हारी राज कृष्णा ने। इसका मतलब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब है नेगेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्या है? भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? प्रतिरोधात्मक, संरचनात्मक, प्रच्छन्न, स्वैच्छिक। तो ये पाई जाती है बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी कह सकते हो, छुपी हुई बेरोजगारी कह सकते हो। ऐसे मान लो कि 1 बीघा खेत है, उसमें 2 लोगों की आवश्यकता है, और जबरदस्ती उसमें 10 लोग लग रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार की बेरोजगारी होगी? प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन लगेगा कि हाँ काम कर रहे हैं, लेकिन काम फाम कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो 2 लोग भी काम कर सकते हैं और उन्हीं के स्थान पर 10 लोग काम कर रहे हैं। तो किस प्रकार की बेरोजगारी हो गई? तुम्हारी प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो अमर्त्य सेन तो अर्थशास्त्री हैं, MS स्वामीनाथन, वॉन नील और डॉक्टर मिशेल। तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 1867, 68, 69 इसमें ही हरित क्रांति का, और हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और गेहूं और चावल के जो खाद्यान्न उत्पादन था लगभग 500% की वृद्धि हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? दूध, मछली, फसल और अंडा। इससे संबंधित है दूध से। 1970 के दशक में आई थी, और ये जो तुम्हारे श्वेत क्रांति से जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं वर्गीज कुरियन, और ये कहाँ के रहने वाले? केरल के। आगे प्रश्न देखो, और अमूल जो डेयरी खुली है इसी के ऊपर आधार पर खुली गई है। अगला देखो, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा अनुमान क्या है? GDP का 3.6, 6.0, 5.9 और 6.4। तो 6.4 है। जैसे मान लो कि आप भारत की या आपकी 100 रुपये खर्चा, मतलब 100 रुपये आमदनी है और 106.4 रुपये खर्चा है, तो 6.4 रुपया क्या है? ये घाटा हो गया। किसका? GDP का। वो कहाँ से लोगे? किसी से उधार लेके चुकाओगे। ऐसे देश करता है। जैसे मान लो देश की आय है 100 रुपया और व्यय है 106.4 रुपया, तो देश क्या करेगा? विदेशों से कर्ज लेगा, RBI से कर्ज लेगा, तभी चुका पाएगा। तो इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखो, संविधान के 73वें संविधान संशोधन
द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए गए कार्य निम्नलिखित में से बढ़े थे, किस में बढ़े थे? तो तुम्हारा अनुसूची 11 में, ठीक है। अनुसूची 10 तुम जानते हो दल बदल, अनुसूची 9 जानते हो तुम्हारा भूमि सुधार से, अनुसूची 7 जानते हो तुम्हारा अनुसूची 8 किससे? भाषा है, अनुसूची 7 सूचियां हैं 3 प्रकार की, केंद्रीय लिस्ट, राज्य लिस्ट और तुम्हारी संवर्ती लिस्ट, इस प्रकार की वो है। 10वीं सूची दल बदल है, 13वीं सूची कोई है ही नहीं, 12वीं सूची किससे है? नगर पालिका से, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। इसमें 29 विषय हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें 29 विषय हैं और इसमें विषयों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न देखो, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और उपरोक्त में से कुछ भी नहीं होता। तो उपरोक्त में से क्या नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो संसद है, जो लोकसभा है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो जैसे सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर लोकसभा में अगर सरकार पराजित हो जाए तो सरकार गिर जाएगी और भंग हो जाएगी सरकार, ठीक है। तो आगे इसका प्रश्न हो गया उपरोक्त डी, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 75 का 3 में ये लिख रहा है कि जो लोकसभा है, जो तुम्हारी लोकसभा संसद है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आय सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, आवश्यक है। पढ़ा लिखा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता रखता हो, बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, ये भी सही है, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है वो राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन 35 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से युगों में सम्मिलित करना है। भाग सेकंड, जो पार्ट सेकंड नागरिकता सिटीजनशिप है, ठीक है। भाग थर्ड है मूल अधिकार हैं, और भाग फोर्थ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। भाग 5 नहीं, मौलिक कर्तव्य नहीं है। भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य है, ये ध्यान रखना। भाग 2 कितने से? 5 से लेकर आर्टिकल कितना है? 11 तक। ये 12 से लेकर 36 तक, और ये आर्टिकल कितना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का? 35 तक है सॉरी, और ये 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51, और ये किसमें? 51 के का या ए में है। कितने हैं? मौलिक कर्तव्य 11 हैं, पहले 10 थे, 86वां संविधान संशोधन से 11वां जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखो, क्या कह रहा है? लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? लोकसभा में या विधानसभा में 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। विधानसभा लोकसभा में 25 वर्ष होना चाहिए। अगर तुम्हें राज्यसभा का सांसद बनना है तो 30 वर्ष होनी चाहिए। तुम्हें राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष, राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष। अगर तुम्हारा प्रधान होता है, प्रधानी का चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष, वोट डालना है तो 18 वर्ष, ठीक है। आगे देखो, अगला क्या है? न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में जाना जाता है? घर्षण का नियम है, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, गति का नियम। इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं? कि अगर कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है या गतिमान अवस्था में, तो वही अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, ठीक है। तो ये जड़त्व का नियम है। जैसे कंबल से धूल के कण झड़ जाना, जब गाड़ी चल रही हो तो आपको पीछे की तरफ झटका लगना, ये सारी चीज़ क्या होती है? जड़त्व का नियम। और दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलती है, F = ma। और तीसरा नियम एक्शन टू रिएक्शन, जितना तुम किसी पर फोर्स लगाओगे उतनी ही मात्रा में उल्टी डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा, जैसे रॉकेट उड़ना। आगे देखो, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आवृत्ति, ठीक है। क्या कहते हैं? आवृत्ति। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण पाए जाते हैं? न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता है पहला तत्व और 8वां तत्व के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। तो लिथियम और सोडियम के समान तत्व पाए जाते हैं, मतलब समान गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, इसमें 2 ही प्रश्न और बचे हैं। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है कैसीन। इसकी वजह से दूध का रंग वाइट होता है। और एक पाई जाती है प्रोटीन कैरोटीन, इसकी वजह से जो दूध का रंग होता है हल्का पीला होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12 और विटामिन ई। विटामिन ई, तो विटामिन B1 इसे थायामीन कहते हैं, इसे बेरी रोग हो जाता है। और साइनोकोबालामिन 12 कोबाल्ट पाया जाता है इसमें, मालूम है तुमको। विटामिन ई से बांझपन हो जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो साथियों, मैंने 30 प्रश्न करा दिए, आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को बताएं, ठीक है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। रोज़ाना इसी प्रकार से मैं इसके 30 प्रश्नों के रोज़ाना सेट दूंगा, ठीक है साथियों। धन्यवाद।